हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है औषधानिरा। औषधानिरा का मतलब होता है जल से परिपूर्ण नदी। ठीक दोस्तों, समझ गए? औषधानिरा का मतलब क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे कि जल से परिपूर्ण नदी होता क्या है। ठीक ना? औषधा औषधानिरा चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके लेखक के बारे में शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं, जो कि औषधानिरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर साहब। ठीक, उसके बारे में हम लोग रगड़ के पढ़ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का क्लास। बने रहिएगा अंत तक। एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का क्लास। लेखक साहब कह रहे हैं बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। मतलब हमारे जो इस बिहार है, यह बिहार है, इस बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में एक चंपारण क्षेत्र है। ठीक, उसकी जो भूमि है, उसकी जो धरती है, पुरानी भी है और अभी हाल फिलहाल का भी है, यानी कि नवीन भी है। ठीक, और कह रहे हैं कि हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोद से उतारकर हम लोग जो है मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली इस धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते हैं। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे परिहत बसना कर दिया है। क्या कर रहे हैं लेखक, क्या करना चाहते हैं कि जहां दूर दूर तक जो हमारी जमीनें हैं, हमारी समतल जमीनें हैं, उन नई भूमि को जो आजकल का नया नया ये है यंत्र है, वह क्या किया है, उसको परिहत बसना कर दिया है, यानी कि उसका वस्त्र खींच लिया गया, उसको नंगा कर दिया गया है। ठीक, यही कह रहे हैं हमारे लेखक साहब। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र का रह गया है। यह उस जमाने की बात कर रहे हैं कि उस समय यह जो नदी है सिकुड़ी हुई सी थी। ठीक ना? बहुत ही कम गहरा था, नाम मात्र का ही नदी रह गया था, जिसमें जल सिर्फ थोड़ा मोड़ा कहीं 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 रहता था। लेकिन अब आप लोग भी जानते हैं अब क्या होता है, बहुत खतरनाक बाढ़ आती है, सैकड़ों के सैकड़ों लोग बह जाते हैं। ठीक ना? बहुत क्षति होती है आजकल, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है औषधानिरा। औषधानिरा का मतलब जल से परिपूर्ण नदी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी बंसरी की बंसरी बंसरी मतलब क्या होता है दोस्तों? हरियाली होता है। बंसरी के ढके वक्ष स्थल में खिलकती रहती थी। पहले के जमाने में क्या होती थी कि बहुत सारी हरियाली होती थी, लेकिन अब नहीं है, वन नहीं है, जंगल नहीं है, इस धरती में धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। ठीक, ऐसा कर रहे हैं। यह औषधानिरा चैप्टर क्या है दोस्तों? निबंध है, याद रखिएगा। इस निबंध में ऐसा कर रहे हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि वह किलकती नहीं, पहले जो वक्ष स्थल में किलकती रहती थी, जो हरियाली पहले थी, अब वह कुछ भी नहीं है। ठीक, या तो लाज से गड़ी निस्पंद सरकती रहती है, या दिनों बरसात के दिनों जनमत यौवना विडंगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती रहती है। मतलब जब बरसात के दिन आती है तभी हरियाली होती है, तभी वह विडंगनाओं की भांति मतलब वीर नारियों की भांति प्रचंड नाच करती है। लेकिन जब धूप ज्यादा हो गया, गर्मी ज्यादा हुआ, तो तब क्या लगता है कि एकदम पतझड़ का महीना आ गया, कुछ है ही नहीं, कोई हरियाली है ही नहीं। ठीक, ऐसा कर रहे हैं इस निबंध में हमारे माथुर साहब जी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। मसान, सिकराना, पंडई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया है। और आजकल क्या चल रहा है, किसको ललकारती है? जिन्होंने उसे निर्वसन किया है, मतलब उसको नंगा किया है। ठीक, और आजकल का जो जनरेशन है वही कहता है क्या, आपको जो बर्बाद कर रहा है आप बिल्कुल उसको ललकारते हैं, उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं।
यह बात सत्य है, पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं, ठीक, और आज भी यह चलता आ रहा है, ठीक। चलिए, सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में केकई की क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। बात सही है कि जिन्होंने 62 की बाढ़ का दृश्य देखा, उन्हें किसकी याद आ गई? रामचरितमानस में केकई की क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रामचरितमानस में क्या करते हैं केकई, माता केकई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को क्या करते हैं? वनवास भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि केकई का एक पुत्र होता है भरत, उसको राजपाट देने के लिए, लेकिन ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। राम के लिए राजपाट अलग से रख दिया जाता है, वह भी वन की भांति अपने घर से बाहर, अपने राज्य से बाहर जाके एक जंगल में दिन गुजारते हैं भरत, ठीक ना। यहाँ आप लोग देखे होंगे रामायण, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका समय अभी बहुत ही कीमती है, आपका समय में व्यर्थ नहीं करूंगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन 2500 वर्ष पहले, अब लेखक कह रहे हैं इस निबंध में कि 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब नदियां सीमित थी। बिल्कुल सही बात है। क्या करें कि 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों, मतलब जो अभी नदी है कि बहुत विकराल रूप धारण किया हुआ है, इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से, पटना से मल्लो, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब यह नदियां उस समय इतना विशाल और भयंकर नहीं थी, ठीक ना, जो कि अब है। पहले तो सीमित थी, बिल्कुल सीमित, ठीक। चलिए, और क्या कह रहे हैं कि घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, ठीक। पहले इतनी बाढ़ क्यों नहीं आती थी, अब क्यों आती है? अब आती है तो पूरा घर जन सब कुछ बर्बाद तबाह हो जाता है। पहले वृक्ष हुआ करते थे, बहुत बड़ा बड़ा वन हुआ करते थे, महावन हुआ करते थे पहले के जमाने में, लेकिन अब सबको काटते हुए चले गए, ठीक ना। इसलिए वृक्ष जो होते थे पहले के जमाना में, ठीक ना, उसके जड़ों में पानी अटक के रह जाता था, पानी रुक के रह जाता था, इसलिए पहले बाढ़ नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि बाढ़ नहीं आती थी, बाढ़ आती थी, पर इतनी प्रचंड नहीं, इतनी भयानक नहीं। पिछले पिछले 600-700 साल पहले, 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था। आपको पूछा जाएगा कि महावन जो है कहाँ तक फैला हुआ था? चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कटता चला गया और ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया, इस तरह से उसको काटा गया जैसे मानो कि कोई मूर्ति का भंजन धड़ से अलग कर दिया गया उसको। वृक्ष की प्रकृति देवी बंसरी की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही बात है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं हमारे माथुर साहब क्या कि एक कहानी सुनी, उन्होंने एक कहानी सुनी। और क्या कहानी सुनी, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। किसका राज्य था? कर्नाट वंश का राज्य था, याद रखिएगा। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य की निरिपति, सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यही चंपारण में बस गए, ठीक। इस तरह सूर्य दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। मतलब वहां से जो आए कर्नाट वंश का राजा, प्रथम राजा न्यायदेव, सोमेश्वर का पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति आए, ठीक, और यहाँ चंपारण में ही बस गए, ठीक। वहां के प्रतिनिधि बने, यानी कि वहां के शासन, वहां पर जो है उसको सब कुछ मिला, ठीक ना, सब अधिकार मिला उसको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? बहुत लोग जो है इससे परिचित है, इन लोगों से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव, याद रखिएगा। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव, ठीक। राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में
कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। कब कब करना पड़ा? 1325 ईस्वी में पूछा जाएगा। जब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें भी यह क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक, तो एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। जब वह मुकाबला करने लगे तब जो सेना जो थे वह किनारे पर खड़ी थी। ठीक ना? चलिए कह रहे हैं कि हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। उसका जो दुर्ग था, दुर्ग समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। उसका जो मतलब दुर्ग था वन की गहराई में छिपा हुआ था, इतना बड़ा वन था। ठीक ना? वह घनाभा मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। मतलब वह वन जो था उसको कभी नहीं भेदा जा सकता था, कभी नहीं उसको काटा जा सकता था। लेकिन क्या हुआ ये देखते हैं। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विपट के तने पर आघात किया। आपको पूछा जाएगा कि सुल्तान घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया, किस पर वार किया? तो किस पर वार किया? विशाल विपट के तने पर। ठीक, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हम कराने वाले हैं आपको। ठीक, एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कह रहे हैं लेखक साहब की उसके गिरते ही, पेड़ को जो काटा, आघात किया, वो उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। ठीक, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा शिक्षक वैसा छात्र, जैसा राजा वैसा सिपाही, बिल्कुल जैसा बाप वैसा बेटा। यह कहावत जो है बरसों से चली आ रही है और यही सत्य है। ठीक, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे लेखक साहब। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। यहाँ कह रहे माथुर साहब कि देखते ही देखते जो सैनिक जो उस पर अपने अपने जो है राजा को देखकर जो उस पर वार करने लगा, जंगल पर, वन पर। ठीक, देखते ही देखते पूरा जंगल के बीचों बीच रास्ता बन गई और वहां पर जो छिपे हुए थे हरि सिंह देव, राजा हरि सिंह देव जो वहां छिपे हुए थे उस वन में। ठीक, वह अपना घोंसला, अपना घर खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा इस डर से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं माथुर साहब कि तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान जहां बीज डालने भर की दरकार है। यहाँ कह रहे हैं लेखक साहब कि यह जो धरती है बहुत उपजाऊ है और यहाँ सिर्फ बीज डालने की जरूरत है। सिर्फ बीज डालते ही यहाँ पर भर भर के अनाज उगते हैं। ठीक, बहुत ही उपजाऊ है। घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। यूं चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर से ही धरती के खजाने की अनावृत कर रहे हैं। मतलब यहाँ कह रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से लेखक साहब कि पहले जो आक्रमणकारी के तलवार ने जंगी के द्वार को खोले थे वह तो अलग बात थी, लेकिन अब ट्रैक्टर हल से इस धरती के खजाने को निकाला जा रहा है। इतना खाद्य पदार्थ है उस धरती पर। ठीक ना? इतना उपजाऊ है वो जमीन, सिर्फ बीज डालने की जरूरत है उसमें और बीज डालते ही ऐसा जान पड़ता है कि अनाज का भंडार है यह धरती। ठीक ना? इतना उपजाऊ है वह धरती। चलिए समझ गए यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं इसी शानदार तरीके से आगे, बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। इस धरती का जो चंपारण, जो धरती के इस निवासी हैं वह बहुत ही प्राचीन भी है और नया भी है। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वाले का ताता बंधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे। ठीक, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इस धरती को जोतने के लिए, इस पर खेती करने के लिए प्रायः बाहर से ही लोग आते रहे। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगर जातियां यहाँ आकर बसी। ध्यान दीजिएगा,
500-700 वर्ष पहले, वर्षों में मतलब वही हुआ वर्ष पहले, कौन सा जाति, थारू और धांगर जाति यहाँ आकर बस गए। देखिए अब क्या हो रहा है कि थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। मतलब थारू जो है उसका जो उद्भव के विषय में वह अनेक प्रकार, अनेक मत है, मतलब अनेक विचार हैं उनकी। वह लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द थारू शब्द को थार राजस्थान से निकाला मानते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि थारू शब्द जो है कहाँ से निकाला गया है, तो थार से निकाला गया है। थार यानी कि राजस्थान से निकाला गया है, याद रखिएगा, पूछ देगा आपको। और यह क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं लेखक साहब। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील के खेती के सिलसिले में। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार आदि इत्यादि के वंशज हैं। यह जो धांगर जाति है किसके वंशज हैं, ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। और यह लोग कहां से लाए गया, इन लोगों को बिहार के छोटा नागपुर। पूछा जाएगा आप लोगों को कि धांगरों को कहां से लाया गया था, तो छोटा नागपुर से लाया गया था, हो गया याद। और यह भी पूछा जाएगा कि धांगरों को किस खेती के सिलसिले में लाया गया था, तो नील की खेती में, नील की खेती के सिलसिले में उसको यहाँ लाया गया था। और कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी में उनको लाया गया था। ठीक दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन उभर के आया। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह भी रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आपको जो है याद करने में बिल्कुल ही आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या करें लेखक साहब। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भारे का मजदूर। इनके लोक गीतों में 200 वर्ष पूर्व के उन महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर रामनगर के तत्कालीन राजा उन्हें यहाँ लाए और उनके बाद बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी की जीवन बिताना पड़ा। आइए समझते हैं इसका मतलब। धांगर धांगर शब्द का जो अर्थ होता है ओराव भाषा में क्या है, भारे का मजदूर, यानी कि जितना उससे मजदूरी करवाया जा सके, एकदम सुबह से लेकर शाम तक उसको एकदम खटाते रहे, गाय भैंस की तरह, एकदम उस पर कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। ठीक, इसको नील की खेती पर काम करने के लिए अंग्रेजी साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा के द्वारा यहाँ पर उसको बुलाया गया। उनको बरसों तक सिर्फ गुलामी ही करनी पड़ी, गुलामी का जीवन ही उनको बिताना पड़ा। धांगरों को इतना कष्ट सहना पड़ा, यानी कि अंग्रेज लोग जो थे, भारत जो थे उस टाइम अंग्रेज लोगों के गुलाम थे। तभी वह किसी को नहीं बख्शा था, किसने, अंग्रेज लोगों ने। अंग्रेज लोगों का जिसने सपोर्ट किया वह भी एकदम देशद्रोही निकल गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ जो है भारत के लोग भी पहले जमाने में जब अंग्रेज शासन करते थे भारत पर, तो कुछ था, भारतीय लोग भी कुछ थे, ठीक ना, जो अंग्रेजों के सपोर्ट करते थे। ठीक, चलिए आपस में धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में। आपको पूछा जाएगा कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं, तो किस भाषा में बात करते हैं, ओराव भाषा में बात करते हैं, और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में बात करते हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइयां लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। जी हाँ, दक्षिण बिहार में जो है भूइयां लोग भी नील की खेती के सिलसिले में भी उनको यहाँ लाया गया। ये आदिवासी नहीं है, भूइयां लोग आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग है। ठीक दोस्तों, किस वर्ग के अंग है, किस वर्ग के लोग हैं, मुसहर। ठीक, जानते हैं आप लोग मुसहर किसको बोलते हैं, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहबदासों की भांति काम लेते थे। इन लोगों से जो है नील कोठियों के साहबदासों की भांति इन लोगों से काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। दोस्तों अब यहाँ समझिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से,
उनको जो है बुलाया गया था कुछ झांसा देकर, कुछ लालच देकर कि चलो भाई तुम वहाँ चलो, तुमको वहाँ मिलेगा रहने के लिए घर मिलेगा, खाने के लिए अच्छा भोजन मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, तुमको दिया जाएगा जमीन, जिस पर तुम खेती करोगे वह जमीन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि समझिए, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है बहुत ही बेवफा होते हैं, बहुत ही बेरहम होते थे उस टाइम। ठीक, कुछ कुछ कह के, कुछ अजीब कह के यहाँ लाते थे उनको खेती करने के लिए, लेकिन उसको कुछ दिया नहीं जाता था। बिल्कुल ही अलग हो गया यहाँ पे। आजकल का जो नेता लोग हैं आजकल, जी हाँ मैं 2023 के बारे में ही बोल रहा हूँ, जो जाते हैं वोट मांगने लोगों के यहाँ की, नहीं अम्मा जी दे दीजिए वोट, मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कुछ करते हैं? जब वो अपने पद पर पहुंच जाते हैं तो कौन है आप भाई, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, सब भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। उसी तरह अंग्रेज लोग भी बेवफा हुआ करते थे पहले के जमाने में, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। आने वालों का तांता बंधा रही है। ठीक, आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविकी हाँ आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने की अभिलाषी पंचाही जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रहा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। मतलब पंचाही मतलब पश्चिम के लोगों को जो है गोरे साहब, वे गोरे साहब ब्रिटिश साम्राज्य का के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली निजी वैभवशाली साम्राज्य जो स्थापित कर रहा था, उन सभी को आश्रय दिया इस चंपारण की धरती ने। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे माथुर साहब। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया। एक नया त्रस्त मतलब भयभीत समुदाय यहाँ आया, बहुत ही डरा हुआ समुदाय यहाँ आया। वह समुदाय कौन था? पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, यानी कि बंगाली लोग, वह बहुत डरे हुए थे। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया, चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया किस चीज के बारे में? पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसने का, ठीक, उसको रहने का उसको हक दिया गया। ठीक, कि तुम भी यहाँ रह सकते हो, इस चंपारण की धरती में तुम भी अपना गुजर बसर कर सकते हो। ठीक, थारुओं और धांगरों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है, उनकी भी धात्री बनी है। किनकी? पूर्व बंगाल के शरणार्थी की। बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान की खेतों से इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चिरोदक उड़ेला। ठीक ना, इतिहास की उंगलियों ऐसी बीना पर थिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। ठीक ना, इतिहास की उंगली क्या किया? ऐसा ऐसा ध्वनि उत्पन्न किया जिससे जो है पूरा क्या हुआ, एकदम थिरकी, जिसकी झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे माथुर साहब। उन दिन, अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है माथुर साहब खुद गए थे, ठीक ना, चंपारण से खुद वह गए थे, वहां पे घूमे थे, वहां पे रहे थे, तो उनको क्या क्या देखने को मिला था ये देखते हैं। उन दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस बीना की विविध रागिनी सुनने को मिली। ठीक, क्या सुनने को मिली? चलिए आइए देखते हैं। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगरों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वसित किसानों की करुण कीर्तन, ठीक ना, उनको सुनने को मिली। क्या क्या सुनने को मिली? उस बीना से जो अलग अलग तरह की जो रागिनी निकलती थी, सुर निकलते थे। थारुओं की अनुपम मतलब अति उत्तम, गृह कला मतलब उसका जो घर का जो ये है कला है वह सबको दिखाया। धांगरों की नर्तन, धांगर जो नृत्य करते थे, नाच करते थे, वह नाच सबको दिखाया। और बंगाल के लोगों में क्या है दोस्तों कि वह कीर्तन भजन में ज्यादा दिलचस्प रहते थे, और उनकी करुण कीर्तन। आप लोग बाबुल गान का नाम सुने हैं?
नहीं सुने तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने आएगा। वह लोग जो है, बंगाल के लोग जो है क्या कीर्तन पर ज्यादा दिलचस्प रखते हैं, इसलिए वह ध्वनि पर वह कीर्तन अपना गाने लगे, बहुत ही दिलचस्प थी। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। किसके अनुरोध पर? हमारे माथुर साहब के अनुरोध पर देहाती, जैसे हम लोग का जो देहाती है वह वह होता था, उसके अनुरोध पर किया गया था, ठीक ना। तथापि धारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। तथापि धारुओं की कला जो है, जो लोग धारुओं की जो कला होती है वह मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, उसी से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीख का बनाया जाता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हमारे माथुर साहब की, जिस पात्र पर धान धान का अनाज जिस पर रखा जाता है वह सीख का बनाया जाता है, कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। सीख की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सिप की झालर लगाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीप है उनकी आकृति भी कलापूर्ण है। ठीक दोस्तों, जहाँ दीपक जलाते हैं वहाँ का जो कलापूर्ण है, देखे होंगे आप लोग मिट्टी का घर जिसका होगा, या आप लोग गांव समाज में देखे होंगे जिसका मिट्टी का घर होगा, उसमें जो है अलग अलग तरह के कोई बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं दीवार में ही उस पर दिखेगा थोड़ा थोड़ा शीशा। आप लोग जानते हैं कंचे कंचे भी उस पर चिपका देते हैं। दीपक जलाने के लिए अपना एक स्टैंड बनाते हैं मिट्टी के ही, बहुत ही शानदार तरीके से एकदम। आपको देखकर बहुत ही हैरानी होगी, मिट्टी का चूल्हा देखे होंगे आप लोग, इस तरह से बनाते थे। शिकारी और किसान के लिए जो पदार्थ मुंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। ठीक ना, किसानों के लिए जो काम करने के लिए जो उसका उपकरण बनाए जाते थे वह भी अधिक आकर्षित था और अद्भुत था। किंतु सबसे मनोहर था नववधु, सबसे मन को हरने वाला था नववधु, यानी कि नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण से ही नहीं है, मतलब उसका जो है कुछ अलग ही चाल ढंग है। जो वह आभूषण पहने हुए थे उससे उसका कुछ नहीं होने वाला था। ठीक, उसकी चाल ढंग एकदम, बोल चाल बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है, उसका अनुशासन ऐसा जान पड़ा। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपना मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा मतलब अपने सर पर वह रखती है पीढ़ा, भोजन रखने के लिए, कोई सामान रखने के लिए। आज भी हम लोग जो है गांव देहात में कुछ रखते हैं, पीढ़ा रखते हैं ताकि हमारे सर पर जो है ज्यादा वजन नहीं पड़े। रखती है जिसमें 3 लेटें बेड़ियों की भांति लटकती रहती है। ठीक, 3 लेटें जैसे सांप की तरह, लगता है कि सांप एकदम पूरा गुच्छा बांध के एकदम बैठा हुआ है सर में, उसी की तरह लटकी हुई रहती है। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। क्या होते हैं? सीप। सीप हम लोग देखे होंगे नदी के किनारे बहुत सारी पड़ी हुई रहती है। ठीक, और क्या होते हैं? सफेद दाने उस पर लगाए हुए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सीख की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। उसमें सीख का जो वो बर्तन होता है उनका, उस पर वह एकदम पूरा कलापूर्ण एकदम पूरी तरह से सजा हुआ टोकरी रखा हुआ टोकरी रहता है और उसमें भोजन रहता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी, हाँ सुहाग भरी बधू मतलब नई नई बधू उसी को कहते हैं, धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है तो सीप की बेनियां रजत कंगनों की भांति झंकृत हो उठती है और सारा गांव जान लेता है कि बधू अपने प्रियतम को कलयुग कराने जा रही है। कलयुग मतलब नाश्ता होता है। ठीक, चलिए कलयुग मतलब नाश्ता भी होता है, भोजन भी होता है। ठीक ना, भोजन लेके जा रही है अपने प्रियतम को, यानी कि अपने पति को। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। कर रहे हैं यहाँ पे मधुर साहब, इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगरों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। धांगरों का जो जीवन है अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगी। स्त्री पुरुष जो है जब शाम होने लगी तब मंद प्रकाश में
थोड़ा सा प्रकाश रहता है जब सूर्य डूबता है, ठीक, तब उसमें सामूहिक नाच करने लगी। उसके बाद है ओराव नृत्य से मिलते जुलते हैं नृत्य होते हैं धांगरों के। धांगरों के कैसा नृत्य होते हैं? ओराव ओराव का जो नृत्य होता है उसी से मिलते जुलते ही रहते हैं। किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं, कुछ इनकी विशेषताएं भी हैं, निजी विशेषताएं हैं। क्या है? मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते रहते हैं, एकदम हाथ में लिए हुए हिलाते रहते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। यह जो यह जो प्रभाव है यह नेपाल का नियम है, नेपाल का प्रभाव है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था। भाषाओं में क्या था? वो जो बानी बोलते थे, जो भाषा बोलते थे, भोजपुरी और ओराव। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। वो जो नृत्य होती थी उसके बीच बीच में कुछ लड़के जो है तरह तरह की पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और कुछ मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसा मधुर शब्द बोलते हैं जो सभी लोग खिलखिला उठते हैं, हंस हंस उठते हैं। रिछ, शेर, हिरन इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिलमिल कुदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठ गए हैं। निर्बद्ध नर नारियों की आदमी किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। वहां पर क्या मिली? सुषमा भरी झांकी मिली। वह नृत्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा लेखक को। चलिए, और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गुंज का स्रोत वह निकला। दोस्तों क्या करें लेखक साहब, वह तो देखे हम लोग, नृत्य देखे धांगर की, ठीक। अब चलिए चलते हैं बंगाली में। बंगाली का जो कीर्तन था बहुत ही गंभीर था, जो कि वह जो थे बहुत ही दुखी थे, बहुत ही विषादपूर्ण माहौल था, वहाँ का वातावरण था। लेकिन वह कीर्तन सुनकर उसको ऐसा आनंद हुआ मानो उसका दिल हरा हो गया, फिर से एकदम सोचने लगा एकदम जन्नत आ गए हैं, बिल्कुल स्वर्ग आ गए हैं हम। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्वतानो छोटी होती जाए। शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। चलिए आगे देखते हैं। उल्लास कह रहे हैं लेकिन साहब, उल्लास। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे की पीछे सजग हो उठा। रात बीत चली, दिन में जो जितने संघर्ष करते हैं लोग वह सब उस पर्दे के नीचे दिखाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। धरती तो उनको सब कुछ देती है लेकिन यहाँ का जो जनजीवन है बिल्कुल ही एकदम बुद्धू रह गया, समृद्ध नहीं बन सका, जैसा का वैसा रह गया। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। आपको पूछा जाएगा कि नील का खेती का विस्तार कब किया, तो 19वीं सदी, याद रखिएगा 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार हुआ, ठीक। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे, इसलिए नील के पश्चात मतलब बाद देशों में बहुत मांग थी। नील के बाद देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। रैयत मतलब होता है प्रजा। जैसे आप राजा हैं, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में तो और भी लोग रहते हैं ना, मान लीजिए आप राजा हैं तो वह प्रजा है, ठीक ना। रैयत का मतलब होता है प्रजा। ठेकेदारों को तो, अंग्रेजों का तो फायदा हुआ लेकिन रैयत का, प्रजा का कोई लाभ हुआ ही नहीं। ना ही उनको ठीक से खाना मिला, ना ही उनको घर ही मिला, कुछ भी नहीं मिला उसको। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरों ठेकेदारों ने ले ली।
हजारों एकड़ जमीन गोरे ठेकेदारों ने ले ली, यानी कि अंग्रेजों ने ले ली। रैयत को क्या मिला? कुछ भी नहीं, लोल मिला उसको, बेवकूफ बना दिया उसको। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। अब देहात में जो है क्या किया, वो अपना पूरा बंगला बना लिया, पूरा घर बना लिया देहात में भी। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। किसानों से जोर जबरदस्ती, वह नहीं नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसको जोर जबरदस्ती उसको नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजिमी था। ठीक, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ता था हर एक किसान को। अगर नहीं करता तो उस पर वह जुल्म करते थे। ठीक, कौन? अंग्रेज लोग। ठीक ना। 20वीं सदी के 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कठिया से तीन कठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। वही मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें, मतलब उस पर जो रोक लगा गया केमिकल के कारण, वह क्या किया, 3 कठिया से छूट पाने के लिए किसानों पर जुल्म किया गया। किसानों को बोला गया तुमको अब इसका रकम भरना पड़ेगा, तुमको इसका हफ्ता देना पड़ेगा। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। आसपास के इलाकों में नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। उसका साम्राज्य था। उस गांव में तो था ही, लेकिन आसपास के इलाकों में भी उसका साम्राज्य था। उन दिनों की बात है जब अंग्रेज लोग भारतीयों पर शासन किया करते थे, लेकिन अब नहीं। देखिए अब कुछ चमत्कार होगा, बने रहिएगा। ठीक ना। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती, उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। देखिए इतना जुल्म किया करते थे अंग्रेज लोग। जिस रास्ते से अगर साहब की, अंग्रेज लोगों की सवारी भी जाती थी, हिंदुस्तानी को उस पर जानवर भी ले जाने का हक नहीं था उस टाइम। इतना जुल्म करते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। किसी प्रजा के यहाँ उत्सव या शादी विवाह का समारोह होता था तो साहब को उसको लेने के लिए जाना पड़ता था। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। अगर साहब बीमार पड़ता था तो प्रजा से पैसा लिया जाता था कि तुम पैसा दो, साहब का इलाज होगा। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। अगर साहब हाथी भी खरीदते थे, जो प्रजा कुछ ज्यादा कमा लेते थे, तो उससे उसको कुछ न कुछ देना पड़ता था, पैसा। ठीक। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एनम। याद रखिएगा, एनम किसका नाम था? अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एनम। याद रखिएगा। चलिए, भीषण आतंक था एनम साहब का। उस टाइम बहुत ही आतंक छाया हुआ था एनम साहब का। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। किसका? एमन साहब का। किसी भी प्रजा की झोपड़ी में जो है आग लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी को भी जेल में ठूस दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यह तो उसका रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के साथ का पुतला था। पढ़ते हैं फिर से। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। उन दिनों जो है उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सारी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। वे सभी लोग जो थे उन साहबों के कोठियों में ही ठहरते थे। डाक बंगले नहीं थे ना उस टाइम, इसलिए। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में
देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वे वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा। क्या हुआ कि गंगा नदी पर पुल बनाने का स्कीम चला, लेकिन कोई उस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए और वर्षों तक चंपारण में गोले गोरे नीलहों का ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपते रहा। इन लोग कितने कष्ट सहे हैं पहले। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं कि और आतंक और दैन्य, बहुत सारे आतंक, बहुत दैन्य समृद्धि और बेबसी से उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। अब देखिए कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ क्रांतिकारी आते हैं यहाँ पे। कुछ बिजली कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। अब देखिए गांधी जी का आगमन होता है चंपारण में कब? 1917 में। आपको पूछा जाएगा कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? तब 1917 में आए थे। ठीक, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वातंत्र्य युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। उस सूत्र रूप के संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई महानाटक के उस नांदी पाठ में। याद रखिएगा, नांदी पाठ हम लोग पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट के चैप्टर में, यानी कि बातचीत में पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी आ सकता है कोई भी वर्ड। ठीक, चलिए यहाँ उनका ब्यौरा नहीं खुलूंगा। कह रहे हैं यहाँ पे कौन? हमारे माथुर साहब की। यहाँ पर उनका ब्यौरा नहीं खुलूंगा। पर मई सन 62 में मुझे एक अभी अभूतपूर्व पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थलों की रज लेने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला, कुछ उन महाअनुभवों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। किसका सत्संग मिला? माथुर साहब को, जो महाअनुभव गांधी जी के साथ थे 17 में। ठीक ना। सोने में सुहागा, सोने में सुहागा मतलब लाभ ही लाभ, गुण ही गुण। ठीक, मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह। आपको पूछा जाएगा कि माथुर साहब को रामदयाल शाह कहाँ मिले थे? तो मोतिहारी में मिला था। गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों में हुआ था एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ साथ आए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार बने। उनके सलाहकार कौन बने थे? श्री हरवंश सहाय, जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ साथ गए थे और उन वकीलों में जो उन आंदोलन में उनके सलाहकार रहे थे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह की रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई। आपको पूछा जाएगा कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? सन 30 के आसपास पूछा जाएगा। यह भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं हमारे माथुर साहब। कह रहे हैं, किंतु मेरा अविश्वसनीय अनुभव रहा सुदूर भीती हरवा गांव में। गांव का नाम क्या है? भीती हरवा। याद रखिएगा। चलिए अब ट्विस्ट है थोड़ा। यह गांव अमोलवा के निकट है। यह गांव अमोलवा के निकट है। सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी, जब गांधी जी
चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्हें ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया। मतलब जब गांधी जी चंपारण के जनता का, चंपारण के प्रजा का भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का उसका प्रयत्न करने लगा, तब ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था में उनको सुधार का श्री गणेश श्री गणेश किया। मतलब श्री गणेश किया मतलब प्रारंभ किया किसका? सामाजिक सुधार का। ठीक ना? वे लोग जो थे सामाजिक सुधार थे ही नहीं, कुछ भी करते थे, जो मन में आया वह कर देते थे, लेकिन उनमें एक नियम लागू किया गांधी जी ने। ठीक ना? उस अवस्था का सुधार करने के लिए वह उसको शुरुआत किया, आरंभ किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे उनके साथ। इनके साथ श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया, क्या बताया? कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे उनके साथ। दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। वहां जो थी बहुत दुर्व्यवस्था थी, व्यवस्था जो वहां का अच्छा नहीं था। अब उस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए वहां पर शिक्षा महत्ता को अपने विचार प्रकट किए। शिक्षा महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। कौन? गांधी जी। इतने बड़े क्रांतिकारी थे, उसी के चलते आज देश आजाद हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से क्या होगा? उसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग अभी बहुत ही हाई लेवल का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। कितनी उच्च सोच थी हमारे गांधी जी की, बापू जी की, पूज्य बापू की। ठीक, उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, किसने? गांधी जी ने, कि चंपारण, आप लोग चंपारण सत्याग्रह का नाम सुने हैं ना, बिहार से ताल्लुकात रखते थे। ठीक, चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्हें 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। 3 गांवों में आश्रम टाइप से जो है, आश्रम के प्रकार से विद्यालय को स्थापित किए। बरहरुआ, मधुबन और भीतिहरुआ। देखिए, बरहरुआ, मधुबन और भीतिहरुआ गांव का नाम है। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया। कुछ निष्ठावान व्यक्ति को और कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया, ताकि वह गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा सके। वह कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। वह कार्यकर्ता कहाँ से आए? वो शिक्षक कहाँ से आए? वो काम करने वाले कहाँ से आए? गुजरात से और महाराष्ट्र से। बरहरुआ का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बब्बन जी खोगले और उनकी विदुषी पत्नी उसकी पत्नी अवंतिका बाई को आतंकवादी हम पढ़ने वाले थे, सॉरी दोस्तों इसके लिए। अवंतिका बाई खोगले ने चलाया। किसने चलाया? इस विद्यालय को इंजीनियर श्री बब्बन जी खोगले और उनकी विदुषी मतलब पत्नी अवंतिका बाई खोगले ने चलाया। पूछ देगा आपको। ठीक, इसलिए एक एक चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ में देवदास गांधी भी थे। साथ में कौन थे? देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारीख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। कहां पर? वही मधुबन। भीतिहरुआ के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। वही सोमन जी। ठीक, और कौन थे? डॉक्टर देव। भीतिहरुआ गांव के अध्यक्ष, याद रखिएगा। बाद में वहां पुंडलिक जी गए।
स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। ठीक, कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। ठीक दोस्तों, अब इसका जो है सेकेंड पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। उससे पहले और एक बात, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इस सब लिंक दिया हुआ है, आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं और कल्चरल क्लासेस से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसका दूसरा पार्ट के साथ, फिर उसके बाद मैं लेके आऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ।